हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल बाइट्स। आज हम बात करेंगे ग्रेविटी की और कैसे आइंस्टाइन ने ये हमें प्रूव करके बताया कि ग्रेविटी जो है वो सिर्फ एक इल्यूजन है, कोई फोर्स नहीं है। देखिए इस आदमी को जो छत से नीचे गिर रहा है, ऐसा लगता है कि वो नीचे गिर रहा है, लेकिन असल में उस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रही। वो बस स्पेस टाइम के नेचुरल कर्व को फॉलो कर रहा है और सीधी राह पर चल रहा है। जब तक वो छत पर खड़ा था तब तक वो एक्सेलरेट कर रहा था। हाँ, वो एक्सेलरेट कर रहा था क्योंकि जमीन उसे कॉन्स्टेंटली ऊपर पुश कर रही थी। वियर्ड है ना, थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा सुनने में, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है जो आइंस्टाइन ने दिया है ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है। उनके हिसाब से क्योंकि जमीन उसे कॉन्स्टेंटली ऊपर पुश कर रही थी स्पेस टाइम के नेचुरल फ्लो को रेजिस्ट करते हुए, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम नीचे रखा और वो जब गिरने लगा तो ये फोर्स गायब हो गई। अब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब वो फ्री फॉल में है क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ इनर्शिया है ना। दूसरी तरफ धरती की सरफेस जो एटॉमिक फोर्सेस की वजह से जुड़ी हुई है, एक्चुअल में ऊपर से एक्सेलरेट हो रही है उससे मिलने के लिए। मतलब धरती ही ऊपर आ रही है, वो नीचे नहीं गिर रहा है। ये सिर्फ एक अजीब थियरी नहीं है, ये आइंस्टाइन का सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया था और ये आइंस्टाइन खुद कह रहे हैं। ग्रेविटी एक खींचने वाली फोर्स नहीं है बल्कि स्पेस टाइम का एक झुकाव है। ये कोई फोर्स नहीं है दोस्तों। जो हर चीज का मोशन शेप कर देती है वो उस तरह का झुकाव है। क्योंकि स्पेस टाइम जो है वो खुद मुड़ा हुआ है और इनर्शिया ऑब्जेक्ट्स को उनके नेचुरल पाथ्स पर चलने देती है। आज हम जानेंगे कि इनर्शिया और ग्रेविटी कैसे एक ही कॉस्मिक इल्यूजन के दो रूप हैं। आइंस्टाइन ने बताया कि यह एक मैसिव ऑब्जेक्ट्स द्वारा स्पेस और टाइम को रैप करने का प्रभाव है और कोई फोर्स वगैरह नहीं है। स्पेस टाइम को एक फ्लेक्सिबल इनविजिबल फैब्रिक की तरह सोचें जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये तीन स्पेशियल डायमेंशन जैसे लेंथ, वेट और हाइट को और एक टाइम को एक सिंगल 4 डायमेंशनल एंटिटी में जोड़ता है। इमेजिन करें कि एक हेवी बॉल एक रबर शीट पे रखा जाए, जैसे आप देख रहे हैं। अब इस शीट को आप देखो तो वो बीच में एक जगह पे जहाँ पे वेट रखा है वहाँ पे वो ऐसे बेंड हो जाती है। और अगर एक छोटी बॉल को ऐसे मार्बल को इसमें डिप करें तो एक स्पाइरल पाथ में घूमने लगेगा। यही प्लैनेट्स और सन के साथ होता है। सन उन्हें पुल नहीं कर रहा होता, कोई ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता है, बल्कि उसने स्पेस टाइम को बेंड कर दिया। किसने? सन ने। और उस प्लैनेट्स उसी कर्व को फॉलो कर रहे हैं। सो हेवियर द ऑब्जेक्ट, डीपर द कर्व एंड स्ट्रॉन्गर इज द ग्रेविटी। और मैंने आपको एक और अभी कॉन्सेप्ट बताया शुरू में, जब मैंने आपको बोला कि धरती जो है अर्थ जो वो खुद उसके ऊपर एक एक्सर्शनल फोर्स लगा रही है जो उसको पुश कर रही है ऊपर वो गिरने से पहले। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि अर्थ जो होता है वो खुद हमेशा अंदर की ओर पुश हो रही है क्योंकि स्पेस अंदर की ओर झुका हुआ है, लेकिन अर्थ जो है वो उस स्पेस टाइम की वजह से जो उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, उसको रेजिस्ट करने के लिए अर्थ के अंदर से एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है जो उसको मतलब जो मॉलिक्यूल्स को साथ में एक साथ बनने से रिपेल करती है। तो जो ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसके प्रभाव में ये कोलैप्स ना हो जाए, उसके ऑपोजिट एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उसे बैलेंस कर देती है जो अर्थ को कोलैप्स नहीं होने देता। इसी प्रिंसिपल को हम इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर भी कहते हैं। अगर ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग हो जाए तो ये बैलेंस टूट सकता है और फिर वो जो प्लैनेट है या फिर जो स्टार है वो कोलैप्स हो जाता है अपने ग्रेविटी के और अपने मास के खुद के प्रभाव में, और वो ब्लैक होल बन जाता है या न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। वैसे ही क्रिएट होते हैं ब्लैक होल। तो ये डिपेंड करता है कि उसका मास कितना ज़्यादा है। और चूंकि जो प्रेशर है, जो स्पेस टाइम के कर्व का जो इनवर्ड प्रेशर है, उसको रेजिस्ट करने के लिए जो अर्थ के सरफेस पे आउटर प्रेशर लगता है, वही प्रेशर जो है उसके सरफेस पे मौजूद सारे चीज फील करते हैं। दैट इज व्हाई यू फील वेट। वो तुम्हारा जो वेट जो है ना उसी वजह से है, क्योंकि अर्थ जो है तुम्हारे ऊपर एक एग्जैक्ट प्रेशर, जो प्रेशर ऊपर से उसको स्पेस कर्व से मिल रहा है, वही प्रेशर को रिपेल करने के लिए जो एग्जैक्ट प्रेशर वो तुम पर लगा रही है, एवरीबडी ऑन द अर्थ सरफेस फील्स दैट प्रेशर। सबको वो प्रेशर फील होता है।
इसी वजह से हमारे अंदर वेट होता है। और उसके बाद जब भी मैंने आपको वो मार्बल और जो रबर शीट वाला एग्जाम्पल बताया, उसको सुनने के बाद एक दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए। एक क्वेश्चन ये है कि जब आप मार्बल को कर्व शीट पर जब रोल करते हैं तो वहाँ पर तो चूंकि अर्थ की मतलब वो कर्व्ड स्पेस टाइम है, जो ग्रेविटी है उसे डिप में ढकेलती है, बट स्पेस में तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। तो स्पेस टाइम के बेंड में ढकेलने के लिए उसको जो फोर्स लगेगा वो कहाँ से आएगा? अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्लैनेट स्टेशनरी होने चाहिए ना, वो क्यों मूव करेंगे? उनको मूव करने के लिए जो मोशन के लिए जो उनको फोर्स चाहिए वो कहाँ से मिलेगा उनको, इफ देयर इज नो ग्रेविटेशन एट ऑल? तो इसके पीछे की जो आइडिया है वो इनर्शिया का। इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट हमेशा अपने करंट मोशन को बना के रखेगा जब तक कि कोई फोर्स उसे बदल ना दे। प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स या प्लैनेट्स हमेशा मोशन में होते हैं, यही इसका की है। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द यूनिवर्स के अंदर स्पेस में हर एक चीज, एवरीथिंग इज ऑलवेज इन मोशन। वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मोशन में रहता है, नथिंग इज स्टेशनरी देयर। तो हमेशा मोशन में रहते हैं और एक स्ट्रेट पाथ में रहते हैं। आइंस्टाइन के रिलेटिविटी में ये एक स्ट्रेट पाथ स्पेस टाइम के शेप पर डिपेंड करता है। सन के मास के कारण स्पेस टाइम कर्व हो जाता है, जो फैब्रिक कर्व हो जाता है, जिससे स्ट्रेट पाथ एक ऑर्बिट में बदल जाती है। उस मतलब देयर इज नो चेंज इन द मोशन, देयर इज नो चेंज इन द फोर्स, इट इज जस्ट कि उसका जो कर्व्ड जो स्पेस टाइम हुआ है सन के मास की वजह से, द पाथ स्ट्रेट पाथ जो वो एक ऑर्बिट में बदल जाती है। अगर कोई प्लैनेट मोशनलेस होता तो वो सीधा सन में गिर जाता, मतलब सीधा जाके गिर जाता उसमें। लेकिन क्योंकि प्लैनेट पहले से ही मूव कर रहे हैं तो उनका फॉरवर्ड मोशन और स्पेस टाइम का कर्वेचर जो है मिलकर उन्हें ऑर्बिट में रखता है। तो यही है इसके पीछे का सिद्धांत, यही है इसके पीछे की थ्योरी। मैंने कोशिश करा है कि मैंने वैसे वीडियोस इसमें डाले हैं ताकि आपको इमेजिन करने में आसानी हो कि कैसे स्पेस टाइम का कर्व बनता है और कैसे ये एक 4 डिमेंशनल स्टेट में आप इसको कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो और कैसे सोच सकते हैं कैसे काम कर रहा होगा। तो आइंस्टाइन ने जो ये थियरी दी है, ये क्या प्रूव हुआ है कभी, क्या ये साबित हुआ है? तो इसका जवाब है हाँ, ये कई बार साबित हो चुका है। क्योंकि जो रिलेटिविटी का जो ये थियरी है ये 1907 में दिया गया था। इट वाज दैट लॉन्ग बैक, एंड फ्रॉम देन टिल नाउ हमने बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व किया है सम कॉस्मिक फिनोमेनास, जिससे ये साबित हुआ है कि आइंस्टाइन ने जो ये थियरी दिया था वो सही है। इसका सबसे बड़ा सबूत है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ये क्या होता है? तो न्यूटन का ग्रेविटेशन एग्जिस्ट बिटवीन अ मैटर हैविंग मास, लेकिन लाइट का कोई मास नहीं होता है, करेक्ट? तो लाइट पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होना चाहिए या ग्रेविटी देखा नहीं जाना चाहिए न्यूटन के हिसाब से। लेकिन लाइट जो होती है, ग्रेविटी उसको बेंड करता है। लाइट भी बेंड होती है ग्रेविटी के प्रभाव में। तो ये न्यूटन वाला ग्रेविटी नहीं, ये आइंस्टाइन वाली ग्रेविटी के प्रभाव में वो बेंड होती है। तो न्यूटन तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, लेकिन ये स्पेस टाइम कर्व के थ्रू जो आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी में इसको जो इलस्ट्रेट किया है, वहाँ पर ये बहुत ही आसानी से प्रूव हो जाता है। तो लाइट जो है वो कर्व स्पेस टाइम में बेंड हो जाती है ताकि वो शॉर्टेस्ट पाथ जो है, जो रूट है, वो उसको ले सके। उसको कैसे वो प्रूव हुआ था कि जैसे कि यहाँ देखिए एक स्टार जिसका एक्चुअल पोजीशन सन के बिल्कुल पीछे है। आइडियली वो हमें दिखाई नहीं देना चाहिए अर्थ से, लेकिन इससे आने वाली लाइट सन के स्पेस टाइम के कर्वेचर की वजह से बेंड हो जाती है, एंड जो उसका अब नया पोजीशन है जो स्टार का, जो हम देख पा रहे हैं, वो सन के इस साइड में आप देख सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये जो फिनोमेना है इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन लेंसिंग, जो लाइट को कर्व्ड जो इसका कर्वेचर है उसकी वजह से लाइट को बेंड कर देता है, और उसकी वजह से हम जो स्टार सन के पीछे था, जो हमें आइडियली नहीं दिखना चाहिए था, वो अब हम देख पा रहे हैं। तो ये फिनोमेना जो है साबित करती है कि जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग है ये एक एक्चुअल फिनोमेना है और लाइट को जो है वो बेंड किया जा सकता है स्पेस टाइम कर्वेचर में। इसका और एक सीधा सा एग्जाम्पल जो है बहुत आसान सा, वो ये है कि जब आप मीटियोर्स का शावर देखते होंगे, जब वो बहुत सारे मीटियोर्स एक साथ गिरते हैं, तो आप देखो कि वो डायरेक्ट ऐसे नहीं गिरते नीचे, वो हमेशा एक कर्व्ड पाथ में नीचे गिरते हैं। इट्स ऑलवेज इन दैट वे। तो जो भी चीज़ दूर से गिरती है, जो दूर से आगे आ रही होती है,
जो ऑब्जर्वेबल है, जो दूर से देख सकते हैं हम लोग, बहुत दूर से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, तब आप देखोगे आपको कि अर्थ का जो स्पेस टाइम का कर्वेचर है वो साफ साफ आपको पता चलेगा। अभी अर्थ में मैं हाथ में 2 बॉल्स लेके सीधा गिराऊंगा तो ये तो सीधा गिरने वाला है, करेक्ट। यहाँ पे तो ये ऑब्जर्वेबल नहीं है। लेकिन अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, मतलब समझ करो मैं 1 मिलियन किलोमीटर के ऊपर से कुछ नीचे गिराऊँ अगर, तो उसका जो अर्थ की तरफ जो गिरने का जो पाथ होगा वो हमेशा कर्व्ड होगा, क्योंकि ये अर्थ का स्पेस टाइम का कर्वेचर वैसा है। तो दैट इज हाउ यू एक्सप्लेन दिस। और ये बहुत ही क्योंकि अब हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, वी हैव ऑब्जर्व्ड इट, इज व्हाई दिस थ्योरी इज प्रूवन। एरोप्लेन्स भी आप देखोगे जो मतलब एक यहाँ से यूएस से जो इंडिया की तरफ जैसे मान लो ये आ रहा है, तो ये अभी आपको अर्थ में जब आप देखोगे तो दिस लुक्स लाइक अ स्ट्रेट पाथ, करेक्ट। लेकिन जब आप इसको ऐसे करके फ्लैट कर दोगे अर्थ के मैप को, देन यू वुड सी दैट इट्स एक्चुअली अ कर्व्ड पाथ विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये यही इसी कर्वेचर की बात कर रहे हैं हम। ये जो अर्थ ने स्पेस टाइम को जो फैब्रिक को जो बेंड किया हुआ है, ये इसी कर्वेचर की बात कर रहे हैं। और यही इसी को आइंस्टाइन ने प्रूव किया है, ये ऑब्जर्वेबल है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जो बातें सीखी हैं और जो हमने चीज़ें देखी हैं उसके हिसाब से, आइंस्टाइन के हिसाब से ये साबित हो जाता है कि ग्रेविटी असल में एक पुलिंग फोर्स नहीं है, इट इज़ जस्ट द बेंडिंग ऑफ द स्पेस टाइम। तो अगली बार जब आप कोई ऐसे फिनोमेनास के बारे में सोचेंगे तो ये ध्यान में रखना कि आइंस्टाइन के रिलेटिविटी थ्योरी के पास बहुत सारी चीज़ों का बहुत ही सिंपल और लॉजिकल आंसर है। थैंक यू so much for watching this video. I hope you liked it. You have been a very great audience. Please follow and